सुबह के 4:30 बज रहे थे। प्रदीप और उनकी पत्नी कावेरी नकवा, जो कि रिटेल फिश सेलर्स हैं, अपने स्कूटर पर सवार होकर मुंबई के होलसेल फिश मार्केट की ओर निकलते हैं। ये बाजार उनके घर से 25 मिनट की दूरी पर था। सुबह के 5:15 बजे वहां से मछलियां खरीदकर वो अपने रेगुलर सेलिंग स्पॉट वर्ली कोलीवाड़ा के लिए निकलते हैं। और वहीं कहीं दूसरी ओर मिहिर शाह, जो शिवसेना लीडर राजेश शाह का बेटा है, अपने दोस्तों के साथ अपनी लग्जरियस BMW कार में बैठ करके बैंड्रा वर्ली सी लिंक की ओर निकलते हैं। लेकिन ये रेगुलर और नॉर्मल से दिखने वाले मॉर्निंग में एक अनप्रेसिडेंटेड और डेंजरस इवेंट होता है जो इन सभी लोगों की जिंदगी को बदल देता है। जब प्रदीप और कावेरी अपने रास्ते पे थे तो पीछे से बहुत तेज रफ्तार में उस BMW कार ने उनको जोर से टक्कर मारा। इस CCTV फुटेज में आप देख सकते हैं कि टक्कर का इम्पैक्ट कितना स्ट्रॉन्ग था। प्रदीप जो स्कूटर चला रहे थे वो कुछ सेकंड्स के लिए हवा में उछाल दिए जाते हैं। कावेरी जो पीछे बैठी थी उनको वो कार 1.5 किलोमीटर तक घसीट के ले जाती है। मिहिर शाह जो इस BMW कार को चला रहे थे वो 1.5 किलोमीटर के बाद अपनी कार को रोकते हैं। कावेरी की बॉडी को अपने बोनट से ऐसे हटा करके जमीन में फेंकते हैं जैसे कि उनकी लाइफ की कोई वैल्यू ही नहीं। इसके बाद कार की ड्राइविंग सीट पे बैठता है मिहिर का दोस्त बिडावत। ये इंसान हैवानगी की हद को पार कर जाता है जब कार को रिवर्स करते वक्त फिर से कावेरी की बॉडी को कुचलता हुआ निकलता है। इस दर्दनाक हादसे का अंत बैंड्रा वर्ली सी लिंक के वर्ली एंड में हुआ, जहां पर कावेरी की लाश मिली थी। और इस हादसे के बाद प्रदीप ये कहते हैं कि इस देश में गरीब का कोई भी नहीं है। ये हादसा केवल एक परिवार के लिए एक दुखद अंत लेके नहीं आया था, बल्कि ये हम जैसों के लिए भी एक आई ओपनिंग इवेंट था जो हमें बताता है कि रोड सेफ्टी और सेफ ड्राइविंग कितना इंपॉर्टेंट है। So stay with me till end and we will reveal the state of India's road safety for both drivers and pedestrians। हम ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिस के बारे में भी बात करेंगे और हम ये भी समझेंगे कि इसके लिए गवर्नमेंट ने अभी तक क्या क्या किया है। प्रदीप और कावेरी की ये स्टोरी यूनिक नहीं है। इसके कुछ दिनों पहले ही हमने पुणे में पोर्शे कार क्रैश के बारे में सुना था। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज की एक एनुअल रिपोर्ट आती है। इस रिपोर्ट ने हमें ये बताया था कि मात्र 2022 में 4,60,000 से भी ज़्यादा रोड एक्सीडेंट्स इंडिया में हुए थे और इसमें से 1,67,000 डेथ्स केवल 2022 में हुए थे। वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट है ट्रैफिक क्रैश इंजरीज एंड डिसेबिलिटीज, जो रोड एक्सीडेंट्स की वजह से हुए इंडिया में सोशल एंड इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस को मेजर करता है। इस रिपोर्ट से हमें ये पता चलता है कि ग्लोबली जितने भी व्हीकल्स हैं उसमें से सिर्फ 1% व्हीकल्स इंडिया में है और ग्लोबली जितने भी रोड एक्सीडेंट्स से डेथ्स होते हैं उसका 10% इंडिया कंट्रीब्यूट करता है, which is huge। इंडिया में we have lost many prominent people due to road accidents। For example, Cyrus Mistry, for example, Rajesh Pilot was a politician। सलमान खान कितने सालों तक कंट्रोवर्सी में थे for the infamous hit and run case। ऋषभ पंत lost few years of his cricket due to road accident। और इसके अलावा there are many more examples जो आपको गूगल करते ही मिल जाएगा। सो हम समझने की कोशिश करते हैं कि इस रोड एक्सीडेंट से इंडियन सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तो इसके मेजर 3 इम्पैक्ट्स हैं। पहला है इकोनॉमिक इम्पैक्ट। वर्ल्ड बैंक की सेम रिपोर्ट ने ये बताया है कि रूरल एरियाज टोटल डेथ का 66% अकाउंट करता है। और क्योंकि रूरल इंडिया के मोस्ट ऑफ द फैमिलीज लो इनकम कैटेगरी में बिलोंग करती है और ऐसी फैमिली का कोई एक कमाने वाला व्यक्ति रोड एक्सीडेंट की वजह से उसकी डेथ हो जाती है, दिस लीड्स टू शार्प डिक्लाइन इन इनकम सोर्सेज फॉर दीज फैमिलीज। ऐसे रोड एक्सीडेंट्स का इम्पैक्ट विमेन पे बहुत होता है क्योंकि इंडियन सोसाइटी के रूरल एरियाज में मोस्टली मेन ड्राइव करते हैं। ऐसे में अगर मेल मेंबर की डेथ हो जाती है जो विमेन को डबल बर्डन सहना पड़ता है, पर्सनल प्लस मेंटल स्ट्रेस के अलावा शी हैज टू अर्न अ लाइवलीहुड फॉर द फैमिली। बच्चों की देखभाल का बर्डन उन पे आ जाता है। तीसरा इम्पैक्ट होता है बच्चों पे। वर्ल्ड बैंक की इस रिपोर्ट ने यह पाया कि जिस फैमिली में एक मेल मेंबर की डेथ रोड एक्सीडेंट की वजह से हो जाती है, उस फैमिली में बच्चों के न्यूट्रिशन, उनके स्कूलिंग, उनके मेंटल स्टेट पे भी इफेक्ट आता है। हमने इम्पैक्ट तो देख लिया, हमने रोड एक्सीडेंट्स के सीरियसनेस को भी समझा, लेकिन इंडिया में ऐसी क्या दिक्कतें हैं कि हम इन प्रॉब्लम्स को अभी तक सॉल्व नहीं कर पाए हैं। तो अगर हम रोड एक्सीडेंट के फैक्टर्स को समझना चाहें तो सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट फैक्टर आज के डेट में ये है कि इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर बूस्ट हो रहा है। बहुत अच्छी रोड्स बन रही हैं, इवन अर्बन एंड रूरल एरियाज में हाई स्पीड एंड हाई टेक कार्स आ गई हैं। अब ये एक सिचुएशन ऐसा क्रिएट हो गया है कि जैसे बंदर के हाथ में नारियल। हाई स्पीड व्हीकल्स और एक बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर तो प्रोवाइड कर दिए, लेकिन लोगों को अच्छे से गाड़ी चलाना नहीं सिखाया। रेकलेस ड्राइविंग, ओवर स्पीडिंग, नॉन फॉलोइंग ऑफ ट्रैफिक रूल्स बहुत प्रोमिनेंट है इंडिया में। हेलमेट या सीट बेल्ट नहीं लगाना फैशन है, चाहे वो ओवर स्पीडिंग हो, लेन डिसिप्लिन फॉलो करना हो या फिर ड्रंक एंड ड्राइविंग का केस। ये सारे कंट्रीब्यूट करते हैं हाई रेट ऑफ रोड एक्सीडेंट्स इन इंडिया। जहां एक तरफ इंटर स्टेट और इंटर डिस्ट्रिक्ट कनेक्टिविटी के लिए अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहे हैं, वहीं विद इन द सिटीज रोड इंफ्रास्ट्रक्चर इतने बुरे हैं, मल्टीपल ब्रिज कोलैप्सेस, पॉट होल्स, विजिबिलिटी का इशू, ये सारी चीजें रोड में एक्सीडेंट्स को कंट्रीब्यूट करता है। अगला फैक्टर है व्हीकुलर कंडीशन। इंडियन माइंडसेट अपने थोड़े पैसे बचाने के लिए अपने व्हीकल्स की रेगुलर सर्विसिंग नहीं कराते हैं, जिसकी वजह से दे आर इन डिग्रेडेड स्टेट। उनके इंश्योरेंस खत्म हो जाते हैं, पुराने कार्स को बहुत लंबे टाइम तक यूज करते हैं, ब्रेकडाउन्स होते हैं, माल फंक्शंस होते हैं और इन पुराने कार्स में सेफ्टी फीचर्स नहीं होते। एक और प्रॉब्लम इंडिया के लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेसिफिक और यूनिक है,
वो है ओवरलोडिंग। और लास्टली प्रॉब्लम्स में सबसे डीप रूटेड प्रॉब्लम है इनएडिक्वेट लॉ एनफोर्समेंट, क्योंकि जहाँ पर पुलिस 500 रुपये लेकर के रूल वायलेटर को आराम से जाने देती है, ऐसे में लॉ इम्प्लीमेंटेशन का सीरियसनेस बहुत ही आराम से खत्म हो जाता है। ऐसा नहीं है रोड सेफ्टी के लिए गवर्नमेंट ने आज तक कोई कदम ही नहीं उठाया। 2019 में आपको याद होगा मोटर व्हीकल अमेंडमेंट एक्ट आया था, जिसमें रूल्स वायलेट करने पे स्ट्रिक्ट पेनल्टीज और हैवी फाइन्स थे। इससे पहले गवर्नमेंट ने 2005 में एस सुंदर कमेटी बनाई थी फॉर रोड सेफ्टी एंड ट्रैफिक मैनेजमेंट। इस कमेटी ने 2007 में अपना रिपोर्ट गवर्नमेंट को दिया और 2010 में गवर्नमेंट ने इसी रिपोर्ट के बेसिस पे इंडिया का नेशनल रोड सेफ्टी पॉलिसी बनाई थी। बट ये सारे कदम उठाने के बाद भी एक्सीडेंट्स और नंबर ऑफ डेथ्स में कोई फर्क नहीं आया, बल्कि वो इंक्रीज ही हुआ है। इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट के मेजर्स रिजल्ट्स नहीं ला पाए हैं। तो सॉल्यूशन क्या है? कमिंग टू द कोर ऑफ द सॉल्यूशन, मैंने इसको 4 कैटेगरी में डिवाइड किया है। सबसे पहला है आपको रूल एनफोर्समेंट का सिस्टम बहुत ही रोबस्ट बनाना होगा, कोई भी वायलेटर छूट ना पाए। टेक्नोलॉजी का यूज किया जा सकता है, सीसीटीवी कैमरास यूज किए जा सकते हैं, चालान को ऑटोमेट किया जा सकता है। और ये टेक्नोलॉजी इतनी भी महंगी नहीं है कि मेट्रो सिटीज के अलावा टियर 2 एंड टियर 3 सिटीज में भी इसको इंप्लीमेंट ना किया जा सके, बस इंप्लीमेंटेशन का विल चाहिए। सेकंड सॉल्यूशन कैटेगरी में मैं रखता हूँ एजुकेशन एंड अवेयरनेस। आपको ड्राइविंग लाइसेंस रिजीम को सही करना होगा। आप आउटसोर्सिंग कर सकते हो जहां पर अकाउंटेबिलिटी फिक्स होगी। बेटर ड्राइविंग टेस्ट, बेटर प्लेटफॉर्म, बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर ड्राइविंग टेस्ट क्रिएट करना होगा। तीसरी कैटेगरी में रखता हूँ इंजीनियरिंग। इसमें रोड की इंजीनियरिंग, अवॉइडिंग शार्प टर्न्स, अवॉइडिंग विजिबिलिटी इश्यूज ऑन रोड, प्रोवाइडिंग सेपरेट लेन्स फॉर पेडेस्ट्रियंस, फॉर बाइकर्स एंड टू व्हीलर्स। इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियरिंग के साथ साथ व्हीकल इंजीनियरिंग भी बहुत हेल्प कर सकती है। ऑटो बैलेंसिंग सेफ्टी फीचर्स इन बाइक्स, कार्स में सेफ्टी फीचर्स जैसे सीट बेल्ट्स एंड एयर बैग्स बहुत इफेक्टिव होते हैं। इनको मैंडेटरी किया गया है, बट आज भी अवेयरनेस इतनी नहीं है कि लोग सीट बेल्ट ही नहीं लगाते और इस केस में एयर बैग्स काम नहीं करते। दिस लीड्स टू मोर फैटेलिटीज। सॉल्यूशन के फोर्थ कैटेगरी में मैं रखता हूँ इमरजेंसी केयर को, जो पूरे इंडिया में हर रोड में अवेलेबल होना चाहिए, क्योंकि उस गोल्डन आवर में अगर हम एक इमरजेंसी केयर एक एक्सीडेंट विक्टिम को पहुंचा पाए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा उसकी लाइफ को बचाने के लिए उस गोल्डन आवर। फाइनली आपको मैं ये समझाता हूँ कि यूएस में रोड सेफ्टी को लेकर इतना अवेयरनेस कैसे पहुंचा। 1960 के दशक में हाई इनकम कंट्रीज जैसे कि यूएस ने ये समझना शुरू किया कि रोड सेफ्टी सॉल्यूशंस केवल ड्राइवर्स को ब्लेम करके नहीं आ सकता। ये इस मानसिकता के बदलाव का समय था और पॉलिसी मेकर्स की पर्सपेक्टिव शिफ्ट हुई सेफ सिस्टम्स की ओर। सेफ सिस्टम एक कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजी होती है जो एक्सीडेंट्स में इन्वॉल्व सारे वेरिएबल्स को कंसिडर करके बनाई जाती है। इसमें केवल ड्राइवर ही नहीं बल्कि व्हीकल कंडीशन, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर और पोस्ट क्रैश केयर भी इंक्लूडेड होता है। रैल्फ नैडर 1965 में लिखी अपनी एक बुक अनसेफ एट एनी स्पीड में अमेरिकन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की पोल खोलते हैं। उन्होंने ये कहा था कि अमेरिकन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज ज्यादा पैसे कमाने के लिए ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के प्रायोरिटी में कार की स्टाइल, कार का डिजाइन ज्यादा इंपॉर्टेंट था एज कम्पेयर टू कंज्यूमर सेफ्टी। इस बुक ने अमेरिकन सिटीजन्स को बहुत ही ज्यादा जागरूक किया और ये एक टर्निंग पॉइंट की तरह काम किया और 1960s में ही वहां पर रोड सेफ्टी के नए लॉज आए। इंडिया में ऐसा कब होगा वी डोंट नो, बट इसकी जरूरत बहुत ज्यादा है। इंडियन रोड्स आर नॉट एट ऑल सेफ टुडे। और अगर आप इंडिया में रोड का यूज करते हो कम्यूट करने के लिए, आई वुड एडवाइज प्लीज टेक एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस टू बी सेफ। और एज यूजुअल लास्ट में मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज के साथ बहुत ज्यादा शेयर करें ताकि उनके अंदर भी रोड सेफ्टी और सिक्योरिटी को लेकर के अवेयरनेस बढ़े और इंडिया में रोड सेफ्टी बढ़ाने के लिए हम अपना कॉन्ट्रीब्यूशन कर पाए।